नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और स्वागत है आप सभी का आरके सिविल पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के द हिंदू न्यूज़पेपर का हम एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले एडिटोरियल वाले सेक्शन की तरफ जाएंगे और देखने वाले हैं आज हम दो आर्टिकल। पहला आर्टिकल हम देखने वाले हैं इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग की यहाँ चर्चा होगी। चुनाव आयोग, पार्टिकुलरली हम राज्य निर्वाचन आयोग की बात कर रहे हैं। स्टेट इलेक्शन कमीशन की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे क्योंकि हाल फिलहाल में स्टेट इलेक्शन कमीशन और राज्य सरकार के बीच में बात बन नहीं रही है। अब दोनों के बीच में विवाद चल रहा है और विवाद ऐसा चला है कि ये केस कहाँ चला गया है, ऊपर चला गया, हाई कोर्ट चला गया। यहाँ पर बात करी जाती है कि जो इलेक्शन कमीशन होता है, चाहे वो राज्य निर्वाचन आयोग हो, चाहे वो भारतीय निर्वाचन आयोग हो, उसको स्वतंत्र तरीके से काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन यदि कंडक्ट कराना है तो निर्वाचन आयोग किसी के दबाव में आकर के काम ना करे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आज के समय में जो राज्य सरकारें हैं अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करती हैं और निर्वाचन आयोग की जो शक्ति है ना, उसको छीनने या फिर कम करने का प्रयास कर रही। पार्टिकुलरली ऐसा साउथ वाले राज्यों में हमको देखने को मिल रहा है। अब भारत सरकार के हिसाब से यदि देखा जाए तो खुद इंडिया के लेवल पर निर्वाचन आयोग को कमज़ोर करने की कोशिश करी गई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला था कि जो चुनाव आयुक्त होता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, उसका जो चयन है कैसे करके होना चाहिए। आज के समय में देखा जाए इनडायरेक्ट तरीके से प्रधानमंत्री ही ये बताते हैं कि किसको निर्वाचन आयुक्त हम बनाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला था एक व्यक्ति रहेगा प्रधानमंत्री, अपोजिशन का लीडर, ठीक है, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई, इसके अलावा एक जन तीन लोग यहाँ पर बैठने वाले थे। एक तो प्रधानमंत्री हो गए, दूसरे हो गए विपक्ष के लीडर और तीसरे हो गए सीजीआई। कम से कम 3 लोग तो बैठ कर के चयन करेंगे कि किसको निर्वाचन आयुक्त बनाना है। लेकिन केंद्र सरकार ने थोड़ी सी चालाकी कर दी है और क्या काम करी है, अपोजिशन पार्टी का लीडर तो है, प्रधानमंत्री भी है, लेकिन सीजीआई को हटा करके किसको बैठाल दिए हैं उन्होंने, एक कैबिनेट मिनिस्टर को। ये चालाकी कर दी है। तो सीजीआई की जो स्वतंत्रता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन या फिर जो नेशनल लेवल पर जो इलेक्शन कमीशन है, उसकी स्वतंत्रता को यहाँ पर प्रभावित किया जा रहा है। ये वाला आर्टिकल इस पर आधारित है। और इसके बाद का जो आर्टिकल यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, ये वाला आर्टिकल भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन जाते हैं। यूक्रेन के साथ में कौन कौन से मुद्दों के ऊपर चर्चा होती है, युद्ध के ऊपर क्या चर्चा होती है। शुरुआत करते हैं दोस्तों इस आर्टिकल की, जो कि स्टेट इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है। तो हमारे देश में देखा जाए नेशनल लेवल पर और जो स्टेट लेवल पर चुनाव होते हैं उनको कंडक्ट कराने के लिए किसकी व्यवस्था करी गई है, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना करी गई, जिसको हम भारतीय निर्वाचन आयोग बोलते हैं। इसके अलावा जैसे ग्राम पंचायत लेवल पर चुनाव करवाना है तो छोटे लेवल पर चुनाव करवाने के लिए हमारी तरफ से राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। तो राज्य निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता कैसे करके प्रभावित हो रही है, पार्टिकुलरली जो स्टेट लेजिस्लेचर है। स्टेट लेजिस्लेचर का मतलब ये है वहाँ की मुख्यमंत्री, वहाँ की विधानसभा कैसे करके इसकी पावर को कम कर रही है या फिर शक्ति को छीनने का काम कर रही है, इसके ऊपर यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन में क्या क्या रिफॉर्म्स किए जा सकते हैं, इसके ऊपर यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। स्टेट इलेक्शन कमीशंस में हमको एम्पावरमेंट लाने की ज़रूरत है, ठीक है। ये काफ़ी क्रूशियल स्टेप्स रहेगा यदि हम चाहते हैं कि हमारे देश में फ्री एंड फेयर चुनाव हो। तो अभी तक देखा जाए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है काफ़ी बेहतर रहा है। जैसे कि फ्री एंड फेयर तरीके से अभी तक चुनाव आयोजित कराए गए हैं हमारे देश में। देखा जाए थोड़ा बहुत तो चलता है, लेकिन
हमारे देश में अभी तक जो रिकॉर्ड रहा है काफ़ी बेहतर रहा है। टाइम टू टाइम इलेक्शन हुए हैं, चाहे वो पार्लियामेंट के हों, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेचर के हों, मतलब संसद के चुनाव, साथ ही साथ जो विधानसभा के चुनाव है ना, कौन कंडक्ट कराता है? भारतीय निर्वाचन आयोग ने करवाया है, वो भी फ्री एंड फेयर तरीके से। एंड कुल मिलाकर के देखा जाए, भारतीय निर्वाचन आयोग वन ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडियाज मोस्ट क्रेडिबल इंस्टीट्यूशन के तौर पर उभरा है। हमारे देश में 34 स्टेट इलेक्शन कमीशंस हैं जहां पर सीरियस अटेंशन देने की ज़रूरत है एंड इनको हम मजबूत बनाना है। हम बात कर रहे हैं सिस्टमेटिक डिसएम्पावरमेंट ऑफ SECs। इसका मतलब ये है कि कैसे करके हमारे देश में राज्य निर्वाचन आयोग की शक्ति को कम किया जा रहा है। इसके कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखेंगे। हमारे देश में राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था बनाई गई है आर्टिकल 243 के संविधान में। कहाँ है इसका उल्लेख? अनुच्छेद 243 के में एंड 243 ZA ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 73वें एंड 74वें नंबर के अमेंडमेंट के माध्यम से 1993 में। वहीं यदि हम वर्क की बात करें तो ये क्या काम करते हैं? जो स्टेट कमीशन है, स्टेट इलेक्शन कमीशन है, चुनाव की सुपरिंटेंडेंसी करता है। मतलब चुनाव से रिलेटेड कोई भी मुद्दे की अध्यक्षता कौन करेगा? जो भी निर्णय लेना कौन लेगा? स्टेट इलेक्शन कमीशन लेगा। दिशा निर्देश जारी करना, ठीक है। कंट्रोल ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द इलेक्टोरल रोल जारी करना, साथ ही साथ कंडक्ट ऑफ ऑल इलेक्शन टू पंचायत एंड अर्बन लोकल गवर्नमेंट। जितने भी इलेक्शन हो रहे हैं पंचायत लेवल पर, अर्बन लोकल गवर्नमेंट के, इन सब को कंडक्ट कराने का काम करता है स्टेट इलेक्शन कमीशन। लेकिन ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहां पर हम देखते हैं कि जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है ना, उसकी ताकत को कम किया जा रहा है। आखिर ऐसा हो कैसे रहा है, इसके बारे में यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि कर्नाटक का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया जाता है। हाल ही में एक मामला सामने आया था जिसमें कर्नाटक राज्य निर्वाचन आयोग ने कर्नाटक सरकार के खिलाफ अवमानना की याचिका दायर करी थी, जिसमें कहा गया था कि जो संस्था है इसने क्या काम करी? पंचायत राज संस्थाओं के परिसीमन और चुनाव के लिए कि भाई हमें आगे बढ़ना है, इसके लिए आप अनुमति दीजिए। लेकिन ऐसे जो मामले हैं 3.5 साल से लटके हुए हैं। 3.5 साल से लोगों के निर्वाचन में कितने नाम जुड़े हैं, कितने कट गए, कितने ख़त्म हो गए, कितने नए पैदा हुए, ये सब कहना चाहिए कुछ हुआ ही नहीं है। ग्राम पंचायत को अलग अलग वार्ड में अपने को बांटना था, जनसंख्या के हिसाब से परिसीमन करना था, तो इसके लिए हमको राज्य सरकार आदेश नहीं दे रही है, आज्ञा नहीं दे रही है, ऐसी शिकायत करी जाती है स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा। जबकि जो सरकार उच्च न्यायालय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता से भी मुकर गई है। हाईकोर्ट ने बोला था, इसके बावजूद भी वहाँ की जो सरकार है उसने ऑर्डर नहीं पेश किया। कर्नाटक गवर्नमेंट हैड एश्योर्ड द हाई कोर्ट इन दिसंबर 2023 दैट इट वुड पब्लिश द डिलिमिटेशन एंड रिजर्वेशन डिटेल within 2 weeks to enable SEC to conduct election। 2023 में कर्नाटक की सरकार ने क्या बोली थी कि हम पब्लिश कर देंगे डिलिमिटेशन को, रिजर्वेशन की डिटेल को मात्र 2 हफ्ते के भीतर में ही। इससे क्या होगा, जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है ना, वो चुनाव करवा पाएगा हमारे राज्य में, ऐसा बोला था। लेकिन इसके बावजूद भी राज्य सरकार ऐसा नहीं कर पाई है, इसीलिए केस करना पड़ गया। कहाँ चला गया केस? चला गया हाई कोर्ट। इसके अलावा एक और एग्जांपल है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आंध्र प्रदेश का, ठीक है। आंध्र प्रदेश की यदि हम बात करें, एक और अनदर केस की यहाँ चर्चा हो रही है। आंध्र प्रदेश में भी कुछ ऐसा ही हमको देखने को मिला है। तो जो आंध्र प्रदेश स्टेट इलेक्शन कमीशन है एंड बहुत सारे जो सेवरल अदर्स के बीच में ये केस चला था सन 2020 में, तो सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया था एक ऑर्डिनेंस ऑफ आंध्र प्रदेश को। आंध्र प्रदेश ने एक विधेयक पारित किया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दिया, क्योंकि ये जो विधेयक था
इलेक्शन में अड़चन डालने का काम कर रहा था। पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस में जो इलेक्शन होने वाले हैं उसमें दिक्कत पैदा कर रहा था। इस चीज़ को उसने क्या काम कर दिया, स्ट्रक डाउन कर दिया। अगली चीज़ जो प्रभावित हो रही है वो ये है कि यहाँ पर कोई भी हमको इलेक्टेड काउंसिल देखने को नहीं मिलती है। यदि हम एक एनालिसिस करें परफॉर्मेंस ऑडिट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 74वें नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 74वें नंबर का संविधान संशोधन किया गया है, उस हिसाब से परफॉर्मेंस ऑडिट का एनालिसिस यदि हम करते हैं, ठीक है, और ये काम किया जा रहा है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग ऑफ इंडिया के द्वारा पूरे 18 स्टेट की, जो कि बताता है कि 2240 अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स में से 1560 ही ऐसे हैं, 1560 ऐसे हैं जिनके पास में कोई भी इलेक्टेड काउंसिल नहीं है एट द टाइम ऑफ द CAG ऑडिट। तो इलेक्टेड काउंसिल भी होना यहाँ पर ज़रूरी है। ये तक नहीं हो पा रहा है तो कैसे हम ये इंश्योर करेंगे कि एम्पावरमेंट हो रहा है संस्थाओं का। कैग की रिपोर्ट ने, ठीक है, कर्नाटका रिपोर्ट में क्या बोला था कि SEC का डिसएम्पावरमेंट हो रहा है। इससे क्या होता है, इलेक्शन में डिले होता है। इस प्रकार का जो डिले होता है वो लोकल गवर्नमेंट को अंडरमाइन करने का काम करता है, साथ ही साथ जो लोगों का भरोसा है वो कम हो जाता है इस प्रकार के इम्पोर्टेंट पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं। अब हमको एम्पावरमेंट देने की ज़रूरत है स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, ताकि वार्ड की डिलिमिटेशन हो सके। जनगणना की जो एनुअल सर्वे ऑफ इंडिया की सिटी सिस्टम, शॉर्टकट में इसको क्या बोला था, ASICS, जनगणना एनुअल सर्वे ऑफ इंडिया सिटी सिस्टम, एक रिपोर्ट है 2023 में पब्लिश हुई थी, जिसमें बोला जा रहा है कि 34 स्टेट में से 11 ऐसे हैं, मतलब 34 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी की हम बात कर रहे हैं, उसमें से 11 को यदि निकाल देते हैं तो इन्होंने एम्पावर्ड किया है स्टेट इलेक्शन कमीशन को, ताकि वो कंडक्ट करा सकें डिलिमिटेशन की प्रोसेस को। लेकिन बाकी के स्टेट अभी चुपचाप हैं। ये जो स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज़ हैं जिनके नाम यहाँ पर बताए जाते हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, केरला, लद्दाख, महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल, एंड अकाउंट फॉर ओनली 35% ऑफ द इंडियाज पॉपुलेशन एज इन 2011 सेंसस। ये लोग कितना अकाउंट करते हैं इनकी पॉपुलेशन का, पूरे भारत की जनसंख्या और यहाँ की जनसंख्या देखा जाए तो भारत की जनसंख्या का 35% यहाँ पर निवास करती है। इलेक्टोरल रिफॉर्म की ज़रूरत है ताकि हम इस प्रकार की संस्थाओं को और भी ज़्यादा मजबूत बना सकें। पहले नंबर की बात यह है, जो लोकल गवर्नमेंट होते हैं, जैसे कि आपके यहाँ पर हो गए सरपंच का चुनाव या फिर पार्षद का चुनाव हो गया लोकल लेवल पर देखा जाए, तो फेयर इलेक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कब होगा, जब स्टेट इलेक्शन कमीशन को फ्री एंड फेयर तरीके से काम करने दिया जाएगा। अगली चीज़ का ये भी ध्यान रखना है कि जैसे कि अभी सरपंच का कार्यकाल चल रहा है, 5 साल का है, अगला चालू होने के पहले ही इसमें ये बात ध्यान रखना है कि भाई 5 साल ख़त्म होने के पहले ही हमको चुनाव कंडक्ट करा लेना चाहिए, तो इलेक्शन हो जाना चाहिए बिफोर 5 ईयर्स। ये बात कही गई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से, किशन सिंह तोमर वर्सेस म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ द सिटी ऑफ अहमदाबाद एंड अदर्स, 2006 का ये केस था। इसके अलावा कुछ और रिफॉर्म्स की यहाँ पर ज़रूरत है जो कि चेंजेस ला सकते हैं। पहले नंबर की बात यह है, ट्रांसपेरेंसी एंड इंडिपेंडेंस वाला गुण होना चाहिए, चाहे उसका कॉन्स्टिट्यूशन हो चाहे उसका अपॉइंटमेंट हो। इसका मतलब ये हो गया है कि जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है सेम टू सेम कैसा रहे, नेशनल लेवल पर जो कमीशन है उसके जैसा ही होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी एंड इंडिपेंडेंट के हिसाब से, चाहे वो अपॉइंटमेंट के हिसाब से। जैसे कि कंपोजिशन की हम बात कर लें तो इसमें
स्टेट इलेक्शन कमीशन में कौन जो मुखिया रहेगा उसको कैसे करके सिलेक्ट किया जाएगा। इसके लिए राज्य का मुख्यमंत्री रहेगा, राज्य के विपक्ष का लीडर रहेगा, सीजीआई बैठेगा, सीजीआई नहीं मतलब स्टेट में जो हाई कोर्ट रहेगा वहाँ का जो मुख्य न्यायाधीश है वो बैठेगा। 3 लोग रहेंगे और ये लोग डिसाइड करेंगे कि किसको हम निर्वाचन आयुक्त बनाने वाले हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा जो वार्ड की बाउंड्रीज है वो कौन निर्धारित करेगा, इलेक्शन कमीशन ही निर्धारित करेगा। ऐसा नहीं कि राज्य सरकार बोलेगी नहीं हम बताएंगे, इतने से इतने एरिया को एक वार्ड में बांटना है, इसमें इतने लोग शामिल होंगे, ठीक है, ये सारी चीज़ें, इतने लोगों में एक आदमी खड़ा होगा, ये सारी चीज़ें हमारे अंडर में होगी, ऐसा स्टेट गवर्नमेंट नहीं कहना चाहिए। एंड टाइम पीरियड आप निर्धारित कर लीजिए कि ये 10 साल के लिए फिक्स हो गई है, फिर अगले 10 साल के लिए हमको डिलिमिटेशन करना है क्योंकि जनसंख्या कम ज़्यादा होते रहती है। तीसरे नंबर की बात यह है पावर्स वार्ड डिलिमिटेशन एंड रिजर्वेशन, चाहे वो रिजर्वेशन से रिलेटेड मुद्दा हो चाहे वार्ड में डिलिमिटेशन का काम हो, किसको देना है हमको, स्टेट इलेक्शन कमीशन को देना है। इस आर्टिकल के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं भारत की ग्लोबल पोजीशन के बारे में। ग्लोबल पोजीशन का मतलब ये है भारत शुरू से ही अपने आप को नॉन अलाइनमेंट की कैटेगरी में रखा है और इस चीज़ को आज भी फॉलो करने का काम करता है। आज के समय में देखा जाए यूक्रेन और रशिया के बीच में जब युद्ध हुआ था ना, तो फिर से जो दुनिया है 2 धुरी में बट गई थी। एक तरफ तो अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज़ और दूसरी तरफ रशिया। तो भारत ने क्या काम किया है, ना तो रशिया की निंदा करी है और ना ही कहना चाहिए अमेरिका को वो इतना ज़्यादा गुस्सा दिलाया है या फिर उसके साथ उसके रिलेशन बिगड़े हैं। दोनों चीज़ों से भारत बच गया है, दोनों चीज़ों को मेंटेन करके भारत ने रखा। अब बात आ जाती है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है। एक तो भारत काफ़ी लेट में गया है, बात वही आ जाती है कि दोनों देश आपस में शांतिपूर्वक मामले को हल कर लें, अपने को वैसे बीच में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरे नंबर की बात है हमारी तरफ से स्टेटमेंट दिए जाते हैं कि आज का जो समय है वो युद्ध का समय नहीं है। अब भारत दोनों देशों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि हमारी रशिया के साथ में भी पड़ती है, यूक्रेन के साथ में भी पड़ती है। इसलिए यदि इस युद्ध को रोकना है तो मीडिएटर के तौर पर इंडिया एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है अन्य कंट्रीज़ से, क्योंकि बाकी देशों का तो कोई भरोसा ज़्यादा किया नहीं जा सकता है, ठीक है। जैसे चाइना जैसी जो कंट्रीज़ हैं उनका उतना ज़्यादा भरोसा बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है। अब आगे हम चलते हैं और देख लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो यूक्रेन की विज़िट करी जाती है। इसके बाद ऐसा नहीं है कि भारत या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ही जगह गए हैं फिर दूसरी जगह नहीं गए हैं, तो वो दूसरी जगह भी गए थे, उसके ऊपर भी यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। मतलब यूक्रेन भी गए और फिर रशिया भी गए। यहाँ पर कुछ ऐसे रीजन है जिससे आप ये समझ जाएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो विजिट रही है यूक्रेन की कुड हैव हैड सम एजेंडास, कुछ ना कुछ हमारा भी एजेंडा रहा है, ठीक है। इसलिए ये जो विजिट है इंडिया की तरफ से करी गई है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट मानी जाती है हमारे लिए भी और दुनिया के लिए। इससे भारत को भी फ़ायदा होगा, इससे अमेरिका को भी फ़ायदा होगा, इससे जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनको भी फ़ायदा पहुंचने वाला है। वो फ़ायदा कैसे होगा ये आगे देखेंगे, क्योंकि जब से युद्ध चल रहा है ना तो कड़की में चल रहे हैं सब लोग, ठीक है। काफ़ी सारा रुपया पैसा खर्च कर चुके हैं ये लोग, ठीक है। चाहे वो हथियार के लिए हो, चाहे वो मानवीय सहायता के लिए हो, चाहे लोगों का इलाज पानी के लिए हो, खाद्य पानी के लिए हो। साथ ही साथ वेस्टर्न कंट्रीज़ की जो इकोनॉमी है ना वो भी प्रभावित हुई है, क्योंकि रसिया जैसी कंट्रीज़ से इन्होंने बोल दिया था कि हम तेल नहीं खरीदेंगे। फिर रसिया ने क्या बोला, ठीक है आप मत खरीदो, हम सस्ते में दूसरे देशों को तेल देंगे। तो भारत को इस मामले में फ़ायदा हुआ था। तो भारत के पास में कुछ पीस इनिशिएटिव्स के एजेंडा हैं, ये चीज़ तो क्लियर हो गई है, इसलिए भारत वहाँ तक गया है। अपने आप में देखा जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो यूक्रेन यात्रा है ये एक हिस्टोरिकल मानी जाती है एंड मीटिंग जो हुई है काफ़ी बड़े तौर पर कहना चाहिए देश दुनिया में इसको दिखाया गया है।
नरेंद्र मोदी मीटिंग करते हैं यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोडिमिर जेलेंस्की के साथ में कीव में, एंड इस चीज़ ने काफ़ी सिग्निफिकेंट अटेंशन दिया है, चाहे वो एकेडमिक्स हों, चाहे वो दुनिया भर के पत्रकार लोग हों, जर्नलिस्ट लोग हों, वर्ल्ड लेवल पर। कुल मिलाकर के भारत की जो फॉरेन पॉलिसी अप्रोच रही है, भारत उसको नेहरू के टाइम से आज तक ही कहना चाहिए फॉलो करते आ रहा है। कंसिस्टेंट हमको अप्रोच देखने को मिली है। इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसकी जो जड़ें हैं वो कहाँ पर हैं? नॉन अलाइनमेंट में, स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी में है। स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी का मतलब ये है हम हमारे जो फॉरेन रिलेशन है उसमें स्वतंत्र हैं, हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं डालेगा। एंड इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है ऑलवेज क्या बोलती है? हम बैलेंस स्थापित करेंगे अपने रिलेशनशिप में ग्लोबल पावर के बीच में, जैसे कि अमेरिका के बीच में, रसिया के बीच में। ऐसा नहीं है कि हम पूरी तरह से रसिया की तरफ ही चले जाएंगे या फिर अमेरिका की तरफ ही चले जाएंगे। एंड पीसफुल सॉल्यूशन हम चाहते हैं। टेरिटोरी से रिलेटेड यदि कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो हम कहते हैं कि शांतिपूर्वक उसको निपटाना ज़रूरी हो जाता है। अब बात करते हैं रसिया की। जब आलोचना करी जा रही थी यूनाइटेड नेशंस में, उस समय भारत ने अब्सेंट मार दिया था। ठीक है, इसका मतलब ये है हम कंडेम भी नहीं करेंगे और हम वोट भी नहीं डालेंगे। हम आप लोगों की बात भी सुन लिए हैं और रसिया की भी बात सुन लिए हैं। कुछ प्रकार से ऐसा किया जाता है। इसका मतलब ये है इंडिया की काफ़ी ब्रॉड स्ट्रेटजी रही है। कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिक्स कंडीशन में भी हम बेहतर तरीके से अपने डिसीजन ले पा रहे हैं। भारत हमेशा से ही कहते आ रहा है कि जो वार का सेटलमेंट है वो पीसफुल तरीके से होना चाहिए। ये चीज़ इस प्रकार से देखा जाए, भारत जो विजिट किया है यूक्रेन की, तो हमारे पास में कुछ ना कुछ पीस इनिशिएटिव के एजेंडा मौजूद है। एक चीज़ ये भी है कि हमारे जो बायलैटरल रिलेशन है यूक्रेन के साथ में इन्हेंस होंगे। इंडिया इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन यूक्रेन फॉर ट्रेड, डिफेंस और टेक्नोलॉजी। इसके बावजूद भी, किसके बावजूद कि ऑलरेडी से देखा जाए भारत उतना ज़्यादा निर्भर नहीं है यूक्रेन के ऊपर, लेकिन फ़ायदा ये हो जाएगा कि अब हमारे जो ट्रेड, डिफेंस और टेक्नोलॉजी है इस क्षेत्र में हमको कुछ ना कुछ फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन इससे कोई नया फ्रंट नहीं खुलना चाहिए बायलैटरल इंगेजमेंट में कीव के साथ में। एट दिस पॉइंट वुड बी रिस्की एंड फ्रॉट विथ डेंजर। लेकिन अब ऐसा ना हो कि हम यूक्रेन के साथ रिलेशन मेंटेन करने के चक्कर में या तो अमेरिका या तो फिर रसिया के साथ में अपने रिश्ते बिगाड़ लें, तो ये काफ़ी डेंजर वाली बात हो सकती है। इसके बाद भारत ने दोनों देशों को खुश करने के लिए भारत यूक्रेन भी गया, भारत रसिया भी गया। दोनों देशों की यात्रा करी जाती है। तो इस प्रकार से बहुत सारे जो एनालिस्ट करने वाले लोग हैं, उन्होंने क्या बोला कि भारत संतुलन कायम करने की एक पहल कर रहा है, विशेष रूप से श्री मोदी की हाल में रूस की यात्रा के बाद। ठीक है, जिसकी बहुत सारे पश्चिमी जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उन्होंने इसकी आलोचना करी थी। कुल मिलाकर के देखा जाए, रूस और यूक्रेन के साथ में जुड़ करके भारत स्वयं को इस वार में एक कहना चाहिए क्लोज प्लेयर के रूप में स्थापित कर सकता है। साथ ही साथ भारत हमेशा से बोलते रहा है कि हम एक ग्लोबल एक्टर के तौर पर उभर रहे हैं जो कि पीस एंड स्टेबिलिटी की बात करता है, तो इसके लिए हम एक मीडिएटर का काम कर सकते हैं। तो इस मामले में भी हमको फ़ायदा होने वाला है। अब अभी तक देखा जाए हिस्ट्री में हमने ऐसे बहुत सारे कदम उठाए हैं, जैसे कि भारत का जो इन्वॉल्वमेंट रहा था कोरियन वार में। ठीक है, साथ ही साथ जो कोलंबो प्लान रहा था, 2 जगह हमने इस प्रकार के एग्जाम्पल पेश भी करे हैं। अब हम ब्रॉडर स्ट्रेटजी एंड इंटरेस्ट की यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो भारत को एज ए मीडिएटर और कम्युनिकेटर के तौर पर देखा जाएगा। कम्युनिकेटर मतलब दो लोग बात नहीं कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, बीच में तीसरा व्यक्ति जाएगा और विवाद को सुलझाने की कोशिश करेगा। यदि डिमांड यूक्रेन की तरफ से उठ रही है कि आप कोई सॉल्यूशन लेकर के आइए, तो ये काफ़ी बेहतर ऑप्शन हो सकता है हमारे लिए। इस प्रकार से भारत एक और भी ज़्यादा एक्टिव रोल प्ले कर सकता है यदि इस कॉन्फ्लिक्ट से दोनों देशों को निकालना है तो।
अब साथ ही साथ भारत बताता है कि जो ग्लोबल साउथ कंट्रीज़ हैं, बहुत सारे कंट्रीज़ जैसे कि दक्षिणी अमेरिका हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, पाकिस्तान, ईरान, ये बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं, इन सब की आवाज़ बन कर के उभर रहा है, इन सब का लीडर बन कर के उभर रहा है यहाँ पर। इसके बाद यदि हम वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात कर लें या फिर जो यूएस कंट्रीज़ है, उनकी क्या भूमिका रही है अभी तक इस युद्ध को लेकर के। आप हमेशा से ही इस चीज़ के बारे में ध्यान से सोचेंगे कि ये जो युद्ध है ना, इसमें आग में घी डालने का काम किया है वेस्टर्न कंट्रीज़ ने एंड अमेरिका जैसी कंट्रीज़ ने। उन्होंने कभी भी प्रयास नहीं किया कि ये युद्ध जल्दी से जल्दी रुक जाए। इस युद्ध को वो ज़्यादा लंबा से लंबा लेकर के गए हैं। उसका एक ही रीज़न है कि रसिया की ताकत को हम कैसे करके कम कर सकते हैं। उनको मौका मिल गया कि हम रसिया के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा सैंक्शन लगाएं, उसकी इकोनॉमी को कैसे करके हम डाउन कर सकें, ये इनकी पूरी चाल रही है। उन्होंने कभी भी प्रयास नहीं किया शांति बहाल करने के लिए, लेकिन भारत जैसा जो कंट्री है वो हमेशा से ही, ठीक है, इंटरनेशनल तौर पर देखा जाए पीस के लिए आगे रहा है। अभी हाल फिलहाल में और देखेंगे, कर्स्क रीजन में अटैक हो गया था। तो जो भारत जैसी न्यूट्रल कंट्री है वो यही चाहते हैं कि भले ही एक लिमिटेड तौर पर पीस एग्रीमेंट हो, लेकिन ये भी काफ़ी फ़ायदेमंद रहने वाला है सभी पार्टीज़ के लिए जो कि इसमें इन्वॉल्व रहेंगी। फ़ायदा अमेरिका को भी होगा, यूरोपियन कंट्रीज़ को भी होगा, क्योंकि उन देशों की इकोनॉमी भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रही हैं। साथ ही साथ अमेरिका जैसी जो कंट्री है, डोमेस्टिक लेवल पर जो जो बाइडन हैं उतने ज़्यादा लोगों को प्रभावित नहीं कर पाए हैं, इसलिए अपने आप को उन्होंने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की रेस से बाहर कर लिया है। अब अमेरिका इस एरिया से अपना ध्यान हटाएगा तो दूसरे क्षेत्र में वो आगे बढ़ पाएगा, ये फ़ायदा उसको भी होने वाला है। तो फ़ायदा कहना चाहिए भारत को भी है, फ़ायदा वेस्टर्न कंट्रीज़ को भी है। वहीं भारत रूस के लिए एक बेहतर ऑप्शन है चाइना से, क्योंकि चाइना के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है, जबकि भारत के ऊपर रसिया भरोसा करता है शुरू से ही, कोल्ड वार के एरा से ही आप देखेंगे, ठीक है, भारत के ऊपर भरोसा किया जा रहा है। अब हाल फिलहाल में देखा जाए भारत पर इसका क्या असर पड़ सकता है। यदि हम मीडिएटर के तौर पर सफल हो जाते हैं तो इसका मतलब यही हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार इलेक्शन में उतना प्रदर्शन बेहतर नहीं कर पाए हैं, लेकिन यदि मीडिएटर के तौर पर वो सफल हो जाते हैं तो पूरी दुनिया में उनकी एक बहुत बड़ी इमेज उभर करके सामने आएगी। वैश्विक राजनेता के रूप में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ सकती है और देश और विदेश दोनों जगह उनकी स्थिति में सुधार हो सकता है। भारत हमेशा से ही बोलता है कि हम जो है वसुधैव कुटुंबकम, विश्व मित्र की भावना के साथ में आगे बढ़ते हैं, तो इस अप्रोच को भी हम पूरा फुलफिल कर पाएंगे इस चीज़ के साथ में ही। इसके बाद नेक्स्ट वाली जो न्यूज़ हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले दोस्तों, वो DGCA से रिलेटेड है। पार्टिकुलरली देखा जाए अभी हाल फिलहाल में हवाई जहाज़ जो रहती है जिसमें लोग यात्रा करते हैं ना, तो उन कंपनियों को रेगुलेट करने के लिए एक संस्था बनाई गई है जिसका नाम है DGCA। तो DGCA कुछ नियम कानून लेकर के आती है, कुछ पैमाने लेकर के आती है। उन पैमानों में स्पाइस जेट खरा नहीं उतरा है, ठीक है। पुअर फाइनेंशियल हेल्थ की कैटेगरी में कहना चाहिए स्पाइस जेट को रखा गया है। सबसे पहले इसके बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी देखें तो ये एक रेगुलेटरी बॉडी है और ये सिविल एविएशन के फील्ड में काम करती है। ये डील करती है सेफ्टी इशू से रिलेटेड। ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन से अटैच एक ऑफिस है। ये रिस्पॉन्सिबल है एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज को रेगुलेट करना, ठीक है, चाहे वो भारत से हो, चाहे वो भारत के लिए हो, चाहे वो भारत में हो। एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिविल एयर रेगुलेशन, एयर सेफ्टी, एयर वर्दीनेस के भी क्या स्टैंडर्ड होंगे, इन सारी चीज़ों को रेगुलेट करने का काम करता है कौन? DGCA। साथ ही साथ ये कोऑर्डिनेट करती है ऑल रेगुलेटरी फंक्शंस को इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से हो। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में बनाया गया है। फंक्शन एंड
रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की यदि हम बात करें तो ये वन ऑफ द मेन फंक्शन है DGCA का कि पैसेंजर लोग की सेफ्टी कैसे करके इंश्योर किया जा सके, क्रू मेंबर कैसे सेफ रहेंगे, ऑल फ्लाइट ऑपरेशन इन इंडिया। तो भारत में जो व्यक्ति फ़्लाइट में बैठ कर के जा रहा है और जो व्यक्ति फ़्लाइट चला रहा है, दोनों की सेफ्टी को इंश्योर करने का काम कौन करता है? DGCA करता है। ये रेगुलर तरीके से सेफ्टी इंस्पेक्शन कंडक्ट कराता है सभी एयरलाइंस के लिए, एयरक्राफ्ट के लिए, ठीक है, ताकि ये लोग जो सेफ्टी स्टैंडर्ड है उसमें बने रहें। साथ ही साथ ये इन्वेस्टिगेट करती है किसी भी इंसिडेंट की, किसी भी एक्सीडेंट का इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, ठीक है, जो कि इंडियन एयर स्पेस में हुआ है, एंड इसके बाद वो अप्रोप्रिएट एक्शन लेती है ताकि फिर से इस प्रकार की जो घटना है दोबारा ना हो। इसके अलावा सेफ्टी के साथ साथ में DGCA प्ले करती है एक क्रूशियल रोल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एविएशन इंडस्ट्री। ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री को ठप्प करने के चक्कर में रहती है, ये इसको ग्रोथ करने के भी इसका काम है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये क्लोजली काम करता है एयरलाइन एंड एयरपोर्ट ऑपरेटर के साथ में, ताकि प्रमोट किया जा सके इंडस्ट्री की ग्रोथ को एंड इम्प्रूव किया जा सके ओवरऑल ट्रैवल एक्सपीरियंस ऑफ पैसेंजर को। साथ ही साथ DGCA एक क्रूशियल रोल प्ले करता है, नए एयरपोर्ट बनाना है, मॉडर्नाइज करना है कुछ एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ को, ताकि इंश्योर किया जा सके कि वो लोगों की आज के ज़माने की ज़रूरत के हिसाब से हो एविएशन इंडस्ट्री में। साथ ही साथ जो DGCA है वो रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, हमारे देश में जो एयर ट्रैफिक है उसको भी रेगुलेट करने का काम करता है। ये क्लोजली काम करता है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ में, ताकि इंश्योर किया जा सके एयर ट्रैफिक को, ठीक है, सेफ एंड इफिशिएंटली तरीके से हम इसको मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो चर्चा यहाँ पर हम करने वाले हैं ये बोंडा ट्राइब से रिलेटेड है। पार्टिकुलरली यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं उड़ीसा में पाई जाने वाली एक कहना चाहिए बहुत ही महत्वपूर्ण जनजाति जिसको बोलते हैं बोंडा ट्राइब। इसको PVTG के अंतर्गत रखा जाता है। मतलब उड़ीसा में 13 पार्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, उनमें से एक है बोंडा ट्राइबल ग्रुप्स। बोंडा ट्राइब स्टूडेंट सेट टू परसू MBBS प्रोग्राम इन उड़ीसा। तो बोंडा ट्राइब का एक बच्चा है वो MBBS की पढ़ाई करेगा। सोचिए कितना ये एक बेहतर अवसर पैदा करेगा इनकी जाति के उत्थान के लिए। भारत में अभी तक देखा जाए 75 PVTGs हैं एंड 13 हैं उड़ीसा में। बोंडा ट्राइब को एस्ट्रोस्टिक ट्राइब की कैटेगरी में रखा जाता है। तो बोंडा जो मेंबर हैं वो एस्ट्रोस्टिक ट्राइब के अंतर्गत आते हैं। मतलब ये पार्ट ऑफ द फर्स्ट वेव ऑफ माइग्रेशन जो कि अफ्रीका से इधर आए हैं लोग रहने के लिए, उनमें से ही ये लोग शामिल हैं। इनको बोलते हैं एस्ट्रोस्टिक ट्राइब और ये लगभग 60,000 साल पहले की बात है। साथ ही साथ ये लोग फर्स्ट फॉरेस्ट सेटलर्स माने जाते हैं हमारे देश में। कल्चर की बात करें तो अभी भी देखा जाए इनकी जो आइडेंटिटी है, इनकी जो कल्चर है, अभी भी ये लोग बनाए रखे हैं। एक्सटर्नल इंटरवेंशन भी हो रहा है इसके बावजूद भी। प्राइमरली तौर पर देखा जाए ये लोग फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं। इसका मतलब ये है हंटिंग करते हैं, साथ ही साथ ये फूड के लिए जंगल में इधर उधर आते जाते हैं। मैट्रियार्कल सोसाइटी होती है, ठीक है। मैट्रियार्कल सोसाइटी मतलब ये है यहाँ की जो वुमेन हैं वो प्रिफर करती हैं टू मैरी मैन हु आर यंगर बाय एटलीस्ट 5 से लेकर के 10 साल। 5 से लेकर के 10 साल की उम्र में ही कहना चाहिए ये लोग प्रिफर करते हैं शादी ब्याह के लिए। साथ ही साथ ये जो मैन कैन अर्न फॉर देम व्हेन दे ग्रो ओल्ड, ऐसा इसलिए है ताकि जैसे जैसे ये लोग बड़े होते जाएंगे तो उनके लिए कमाई धमाई पेट पालने का काम ये आसानी से कर सके। इनकी यूनिक ड्रेसिंग स्टाइल होती है। ये लोग सेमी क्लेड एंड वियर करते हैं, अलग अलग टाइप की रिंग्स, साथ ही साथ नेकलेस पहनते हैं उनकी बॉडीज़ में। एंड जो मैरी रहते हैं
एंड जो मैन रहते हैं वो कैरी करते हैं लीथल बाउस एंड एरोस को। लैंग्वेज की यदि हम बात करें तो लैंग्वेज उनकी जो खुद की लैंग्वेज है वो है, कुछ लोग रैमो भी यहाँ पर बोला जा रहा है, जो कि एस्ट्रोएस्टिक लैंग्वेज है, बिलोंग करती है मुंडारी ग्रुप से। मुंडारी ग्रुप ऑफ जो लैंग्वेज है ये बोली जाती है मुंडा पीपुल के द्वारा। इसके बाद अपर बोंडास एंड लोअर बोंडास की कैटेगरी में इसको डाला जाता है। अगली जो न्यूज़ यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, ये एससीओ की मीटिंग से रिलेटेड है। पाकिस्तान ने इनवाइट किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि आप अटेंड करिए एससीओ की मीटिंग को, जो कि इस्लामाबाद में कंडक्ट होने वाली है। तो सबसे पहले एससीओ के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी देख लेते हैं। एससीओ ओरिजिनेट हुआ है संघाई 5 से। संघाई 5 जो ग्रुप है बाद में एससीओ बना है। संघाई 5 की स्थापना 1996 में हुई थी। कौन कौन ने किया था? चाइना, रसिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान एंड तजाकिस्तान के द्वारा इसको क्रिएट किया गया था, ताकि जो एक्सट्रीमिस्ट रिलीजियस ग्रुप्स हैं, जो एथनिक टेंशन हो रही थी यूएसएसआर के डिसोल्यूशन के पश्चात 1991 में, उन सब चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जा सके। एससीओ को इस्टेब्लिश किया गया था 15 जून को सन 2001 में। कहाँ पर? संघाई में। एंड इसके बाद इसमें उज्बेकिस्तान को जोड़ दिया गया था एज ए 6th मेंबर। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 जून 2001 को इसकी स्थापना होती है। बेलारूस को जब इसको जोड़ा नहीं गया था ना, तो उस समय में 9 मेंबर हुआ करते थे। कौन कौन? इंडिया, ईरान, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रसिया, तजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। अफ़गानिस्तान और जो मंगोलिया है ये ऑब्जर्वर स्टेट के तौर पर काम करते हैं। महत्व की यदि हम बात करें, एशिया में सिक्योरिटी इशू के ऊपर ये चर्चा करता है, प्राइमरली एशियन मेंबर्स के लिए। एंड एससीओ काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कुछ जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो फोकस करते हैं सिक्योरिटी इश्यूज़ के ऊपर, एंड प्राइमरली कंसिस्ट ऑफ एशियन मेंबर। रसिया और चाइना जैसे जो देश हैं, इसको वेस्टर्न इंटरनेशनल ऑर्डर का एक कहना चाहिए ऑप्शन के तौर पर देखते हैं कि हम उधर निर्भर नहीं रहेंगे, हम इधर से हमारा काम चल जाएगा। एससीओ रिप्रेजेंट करता है 40% ऑफ द वर्ल्ड की पॉपुलेशन को, एंड जो ऑल मेंबर कंट्रीज़ हैं कंट्रीब्यूट करते हैं लगभग 23 ट्रिलियन US डॉलर ग्लोबल जीडीपी में। इसलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है भारत के लिए और पूरी दुनिया के लिए।